जीतने वालों को मेरा सलाम। 2011 वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्ट ना होने से लेकर 2023 के उसी वर्ल्ड कप में एक स्ट्रॉन्ग टीम की कप्तानी करना, कुछ ऐसा सफर है रोहित शर्मा का। लोग हमेशा से रोहित के नाम से टैलेंट जोड़ते रहे, लेकिन उनके बचपन के कोच दिनेश लाड सर कहते हैं कि मैंने तो इस बच्चे में कुछ और ही देखा। चैप्टर 1 ऑरिजिन्स। ये सफर शुरू होता है जब 10 साल के रोहित शर्मा गर्मियों की छुट्टी में क्रिकेट क्लब ज्वाइन करने गए। उन्होंने देखा कि बैटिंग वाली लाइन में लंबी भीड़ लगी है, तो उन्होंने ऑफ स्पिनर के रूप में क्लब ज्वाइन कर लिया। फिर दिनेश लाड कहते हैं कि अंडर 12 के एक मैच में रोहित ने 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर मैच जिताया। उसकी बैटिंग और टैलेंट से बहुत पहले उस 10 साल के बच्चे के एटीट्यूड ने मुझे इम्प्रेस किया। कोच कहते हैं कि बैटिंग टैलेंट की खोज होने से पहले इस लड़के में बचपन से ही खासियत है कि वो हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखता है और दबाव में भी जीतना चाहता है। और रोहित शर्मा को तो बचपन से ही अपनी जिम्मेदारी और दबाव का एहसास था। वे जानते थे कि पैसों की तंगी की वजह से वे माता पिता के साथ नहीं बल्कि दादा दादी और 4 चाचाओं के साथ रहते हैं। उन्हें पता था कि कोचिंग और सामान का खर्चा 4 चाचा और पिता मिलकर भरते हैं। उन्हें बचपन से ही एहसास था कि उन्हें जो करना है वो क्रिकेट में ही करना है। अगर प्रेशर का एक कारण घर में पैसों की तंगी थी, तो दूसरा कारण था मुंबई क्रिकेट का प्रेशर। मुंबई क्रिकेट की किसी भी टीम में एक पोजीशन के लिए कई लड़के लाइन में खड़े हैं। आपने कुछ गेम खराब खेले, आप कोच को पसंद नहीं आ रहे, तो आप बहुत जल्दी बहुत छोटी उम्र में ही मुंबई की भीड़ में खो जाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप अच्छा खेलते हो तो आपके टैलेंट की तुलना तेंदुलकर और गावस्कर से की जाने लगेगी। आपसे तुरंत उम्मीदें बांधी जाएंगी। इसी प्रेशर ने रोहित शर्मा को मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाया। रोहित शर्मा के व्यक्तित्व का दूसरा पहलू है कि वो बहुत कूल रहते हैं, जल्दी रिएक्ट नहीं करते और कभी कभी इस क्वालिटी का फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। चैप्टर 2 मुंबई टीम फर्स्ट इंप्रेशंस। उस समय मुंबई टीम के कोच थे चंद्रकांत पंडित। कोच कहते हैं कि मुंबई टीम को ऑस्ट्रेलिया से वार्म अप मैच खेलना था और मुझे दिलीप वेंगसरकर ने, जिनका सचिन, धोनी और कोहली को सिलेक्ट करने में योगदान था, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि रोहित को मैच जरूर खिलाना। कोच चंद्रकांत कहते हैं कि एक तो रोहित आधा घंटे लेट पहुंचा और दूसरी बात उसके पास किट बैग नहीं था। रोहित ने बताया कि मैं लोकल ट्रेन के गेट पर खड़ा था और वहां से मेरा किट बैग गिर गया, लेकिन उसके चेहरे पर ना कोई डर था ना कोई शिकन। वो इतना रिलैक्स था कि मुझे लगा ये लड़का खेल के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं है। कोच कहते हैं कुछ दिनों के बाद मुझे समझ आया कि ये लड़का जल्दी रिएक्ट नहीं करता, लेकिन ये बहुत इंटेंस और फियरलेस है। कोच कहते हैं कि आप प्लेयर को शॉट्स खेलना तो सिखा सकते हो, लेकिन वो फियरलेस अंदर से होता है। रोहित को बाहर से कूल देखकर इसकी सीरियसनेस का अंदाजा और इसकी इंटेंसिटी का अंदाजा कभी लगाया नहीं जा सकता। चंद्रकांत पंडित सर कहते हैं कि 2 बातें रोहित को बहुत मेंटली स्ट्रांग बनाती हैं। पहली, उसे अपने ऊपर भरोसा है कि वो किसी भी परिस्थिति को जीत जाएगा, और दूसरा, उसको तुलना से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी स्वभाव और कैरेक्टर के कारण वो शांत रहता है और प्रेशर में नहीं आता। तो फिर सवाल उठता है कि अगर रोहित बचपन से मेंटली स्ट्रांग थे, तो फिर डेब्यू के बाद अचानक क्या हुआ। चैप्टर 3 स्लंप आफ्टर डेब्यू। रोहित कहते हैं कि डेब्यू के बाद मेरा खेल नीचे आया और उसका कारण मैं खुद था, क्योंकि मैंने अपने आप को इंटरनेशनल क्रिकेट में सेटल होने का समय ही नहीं दिया। मैं बिना स्थिति को समझे बड़े मैच में बड़े शॉट्स खेलना चाह रहा था और इसी गलती का भुगतान मुझे करना पड़ा। रोहित कहते हैं कि 2011 की वर्ल्ड कप टीम में ना होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा झटका था। मेरे साथी वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे, वर्ल्ड कप मेरे देश में हो रहा था, लेकिन मैं टीम का हिस्सा नहीं था। इस कष्ट को मैं शब्दों में नहीं कह सकता। जिस दिन वर्ल्ड कप की टीम घोषित हुई, उस दिन वे होटल के कमरे में अकेले बैठे हुए थे। रोहित कहते हैं युवी मेरे कमरे में आए और मुझे डिनर पर ले गए। युवी ने समझाया कि अभी मेरे पास बहुत समय है, मुझे खेल पर काम करने की ज़रूरत है। रोहित कहते हैं इसके बाद मैंने खूब अभ्यास किया, लेकिन 2012 श्रीलंका दौरे पर मुझे लगा मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। मैच के बाद मैं बाथरूम में बंद होकर रोया करता। रोहित कहते हैं कि उसी समय विंबलडन हारने के बाद नोवाक जोकोविच ने कहा था कि ये हार मुझे और ज़्यादा मजबूत बनाएगी। आई विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। रोहित कहते हैं कि इसे मैंने अपना मूल मंत्र बना लिया और उस समय मेरे मन में सिर्फ एक बात चलती, मैं लड़कर वापस आऊँगा। और यहाँ से कहानी शुरू होती है रोहित की दूसरी पारी की। चैप्टर 4 रीबिल्डिंग। सबसे पहली बात रोहित कहते हैं कि रोने में समय खराब मत करो। पहली चीज़ मुझे तत्काल समझ में आई कि मुझे कोई बताने नहीं आएगा, ये मेरी स्ट्रगल है, मुझे खुद रास्ता बनाना है। इसलिए मैंने निराश होने में समय खराब नहीं किया। रोहित कहते हैं मैंने निश्चय किया, मुझे ऐसा प्लेयर बनना था जिसकी ज़रूरत टीम को हो, जिसकी कमी कोच और कैप्टन को खले। तब रोहित अपने दोस्त और मुंबई टीम के साथी अभिषेक नायर के पास गए। दोनों ने मिलकर रोहित की कमियों को छोटे छोटे हिस्से में तोड़ा और उन पर काम करना शुरू किया। रोहित और अभिषेक नायर दोनों एक फ्लैट में शिफ्ट हो गए और सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग स्किल्स पर प्रैक्टिस करते, कई तरह के वर्कआउट करते। अभिषेक नायर, जिन्होंने आगे चलकर श्रेयस अय्यर
और दिनेश कार्तिक को मेंटर किया। वे कहते हैं कि हमने रॉकी स्टाइल में ट्रेनिंग की। मैंने रोहित से वो सारे काम कराए जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। नायर कहते हैं कि रोहित को सुबह जल्दी जागना पसंद नहीं था, तो हम सुबह 5 बजे पवई की पहाड़ियों पर साइकिलिंग करते, कार को पहाड़ की ढलान पर धक्का मार के चढ़ाते, बाल्टियों में पत्थर और कीचड़ भर के चढ़ाई करते। दोस्त अभिषेक नायर के कहने पर रोहित ने मजदूरों की तरह जमीन में गड्ढे खोदे, टायर उठाए और लकड़ी पर कुल्हाड़ियां चलाई। नायर कहते हैं कि हम केवल शरीर को ही नहीं बल्कि रोहित के माइंड को ट्रेन कर रहे थे। जब भी रोहित को लगता कि अब मैं और नहीं कर सकता, जब वो थक के बैठ जाते, तब हम उससे और ज़्यादा पुश करते, 5 रैप और लगवाते, जिससे उसके अंदर ये भावना दोबारा जग जाए कि मैं अपने दर्द से आगे जा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके साथ साथ रोहित अपनी बैटिंग स्टाइल में खुद बदलाव लाए। उनके एक एनालिस्ट दोस्त बताते हैं कि रोहित बेस्ट बैट्समैन की वीडियो क्लिप्स देखते कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे खड़े हो रहे हैं, उनकी बैट लिफ्ट कैसी है। इसके बाद रोहित ने वो काम किया जो एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सबसे कठिन होता है, अपनी पुराने खेलने के तरीकों और आदतों को भूलना। अनलर्निंग बहुत कठिन प्रक्रिया है क्योंकि सालों पुरानी मसल मेमोरी और इंट्यूशन को भुलाकर नई टेक्निक सीखनी पड़ती है। उन्होंने देखा कि महान बैट्समैन हाथ शरीर के पास रख के खेलते हैं, जिससे वो बाहर जाती हुई बॉल को कम छेड़ते हैं। उन्होंने भी ऐसा ही किया। उन्होंने बैट को थोड़ा सा ऊपर पकड़ना शुरू किया, क्रीज पर बैट ठोकना बंद कर दिया, जिससे वो बाहर जाती हुई बॉल को ड्राइव ना करें। और इन सारे संघर्ष का फल रोहित को अगले ही सीजन में मिला। चैप्टर 5, रोहित 2.0। 2012 तक उनका औसत 30 के आसपास था, जो कि 2017 से 2020 में 2 गुने से ज़्यादा 65 का रहा। 2017 के बाद रोहित ने फिर अपना गेम बदला। पिछले 2 सालों में उनका औसत थोड़ा कम है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 105 से ज़्यादा का है। 2012 तक वे करीबन 37 बॉल खेलकर आउट हो रहे थे और 2013 के बाद ये आंकड़ा 90 और 100 को पार कर गया। अब वे औसतन 73 बॉल्स खेलने के बाद आउट होते हैं। दोस्तों, रोहित शर्मा का पूरा सफ़र उनके एटीट्यूड, डिटर्मिनेशन और कुछ कर जाने की मंशा पर टिका हुआ है। टैलेंट का इस यात्रा में शायद मुख्य रोल नहीं है। समरी में रोहित शर्मा से पूछा गया कि आप टैलेंट के बारे में क्या सोचते हैं। पुराने दिनों को याद करके रोहित कहते हैं कि जब मैं 20-25 साल का था, तब मैं जानता था कि मेरे पास गेम तो है, मेरे पास टैलेंट तो है, इससे मुझे कॉन्फिडेंस भी मिलता, लेकिन मुझे कभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलता कि मैं सब कुछ केवल टैलेंट के दम पर ही कर जाऊंगा। टैलेंट को लेकर हमेशा अनिश्चितता रहती है, क्योंकि हम कई प्लेयर्स देखते हैं जो टैलेंटेड तो हैं, लेकिन हायर लेवल पर 3 या 4 साल से ज़्यादा नहीं टिक पाते। इसलिए रोहित कहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस के बिना टैलेंट बड़ा निरर्थक शब्द है। मेक योर टैलेंट काउंट। दूसरी बात, रोहित कहते हैं कि कुछ भी संभव है अगर आप अपने एटीट्यूड को सही रखते हो और ये विश्वास रखते हो कि जो भी आपको ईश्वर ने दिया है, इससे आप कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। तो सच मानिए, कुछ भी संभव है। रोहित कहते हैं कि मेरे लिए मेरे सबसे बड़े हीरो मेरे पिता हैं। मैंने हमेशा अपने पिता को बहुत छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए संघर्ष करते हुए देखा। रोहित कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि कब और कैसे, लेकिन हमें अपने त्याग, मेहनत और संघर्ष का परिणाम ज़रूर मिलता है।